नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। दिन भर की ढेर सारी खबरों के बीच हर किसी की नजर होती है सियासी हलचलों पर। जब तक देश दुनिया की रंग बिरंगी खबरों के साथ सियासत की खबर ना मिले तब तक जानकारी अधूरी सी रह जाती है। तो सियासत के बिखरे रंगों को समेटकर हम बात करेंगे सियासत की। कभी बयानों से उपजी आफत की तो कभी जनता को सरकार से मिलने वाली राहत की हम बात करेंगे। बात होगी सवालों की, जवाबों की, छिपी हर सियासी हरकत की आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। तो सियासत की बात में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के दो बड़े नेताओं की। एक हैं भूपेंद्र सिंह, दूसरे हैं गोविंद सिंह राजपूत। इन दोनों नेताओं के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। झगड़ा इतना बढ़ गया है कि अब इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। भूपेंद्र सिंह शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। गोविंद सिंह उनके समर्थकों पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक, गोविंद सिंह राजपूत के समर्थक बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। जब ये कांग्रेस में थे तब भी परेशान किए गया, अब बीजेपी में आ गए तो भी परेशान कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ ये लोग साजिश रच रहे हैं। इसी पर अब सियासत हो रही है। अंदरूनी कलह पर यह खास रिपोर्ट आप देखिए कि बीजेपी के भीतर कैसे घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दो बड़े नेताओं भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह के बीच घमासान मचा हुआ है। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। भूपेंद्र सिंह शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं, जबकि गोविंद सिंह राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। इस खींचतान की वजह से पार्टी में अंदरूनी कलह की स्थिति बन गई। भूपेंद्र सिंह का आरोप है कि बाहर से आए नेता पुराने कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को तब प्रताड़ित किया जब वे कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में आ गए हैं, सत्ता में शामिल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। प्रशासन जानबूझकर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है। मैं उन लोगों को स्वीकार नहीं कर सकता जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए। उन्होंने ये भी दावा किया कि सागर जिले में बीजेपी को खत्म करने की साजिश हो रही है। भूपेंद्र सिंह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा की क्षमता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि VD शर्मा को पार्टी में आए सिर्फ 5 से 7 साल हुए हैं। इससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में VD शर्मा काम करते थे। वहीं भूपेंद्र सिंह के बयान पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार किया। राजपूत ने कहा कि एक विधायक खुद को पार्टी से बड़ा समझने लगे हैं। गोविंद सिंह ने आगे कहा कि बीजेपी नेतृत्व सब कुछ देख रहा है। सागर के एक विधायक जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर टिप्पणी करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने टिप्पणी की कि प्रदेश अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले 5 साल पहले ही विद्यार्थी परिषद से आए हैं, उन्हें समझ नहीं है। अरे विद्यार्थी परिषद से तो आदरणीय अमित शाह जी भी आए हैं, विद्यार्थी परिषद से आदरणीय नड्डा जी भी आए हैं, जहाँ तक मैंने सुना है विद्यार्थी परिषद से आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी आए हैं। तो आप विद्यार्थी परिषद से आए हुए व्यक्ति के लिए कोई महत्व ही नहीं दे रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये कि आप पार्टी से ऊपर हो गए हो। उधर बीजेपी के भीतर घमासान मचा हुआ है तो कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में घमासान की स्थिति है, अब क्या VD शर्मा इस मामले में कार्रवाई करेंगे। उधर इस सियासी खींचतान के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का बयान सामने आया। VD शर्मा ने कहा कि उनकी चिंता मत करो, ये बीजेपी है जो एक सिस्टम से चलती है, इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब मनुष्य हैं और हम सब मनुष्य हैं, इसलिए इनके बारे में बहुत आप चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति पर काम करने वाला संगठन है और उस पद्धति के अनुरूप जो भी व्यवस्था बनती है उसमें सारी बात होती है, इसलिए इन सब सारी बातों के बारे में कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है।
फिलहाल दो कद्दावर नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। उधर पार्टी के दिग्गज नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। प्रदेश बीजेपी में कोई भी इस पर टिप्पणी या मध्यस्थता नहीं कर सकता। केंद्रीय नेतृत्व ने संज्ञान लिया है। भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत को जल्द ही दिल्ली तलब किया जा सकता है। ध्यान दीजिए तो बीते कुछ दिनों से भूपेंद्र सिंह उन नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। 4 दशकों से ज्यादा समय से पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप भी वो लगा रहे हैं। लेकिन अब यह परेशानी पार्टी के लिए मुसीबत बनती जा रही है, जिस पर सियासत जमकर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। मोहन सरकार मध्य प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। सोलर एनर्जी उपकरणों के उत्पादन में मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना है, इसी पर फोकस है। प्रदेश में सोलर पावर प्लांट की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मध्य प्रदेश को सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सराहनीय कदम उठाए। राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए उन्होंने सोलर एनर्जी पर फोकस किया। इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की नई किरण, नवकरणीय ऊर्जा में बढ़ते कदम, सोलर एनर्जी में अग्रणी बनता मध्य प्रदेश। 2030 तक सोलर पावर से आधी आपूर्ति, उपकरण ऊर्जा उत्पादन में बन रहे नंबर 1। आगर नीमच को मिली सोलर सौगात, 880 मेगावाट बढ़ी बिजली उत्पादन क्षमता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगर मालवा को 2200 करोड़ की 550 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने प्रण लिया कि 2030 तक प्रदेश की आधी ऊर्जा आपूर्ति सोलर पावर से होगी। जहां हमारी सोलर एनर्जी 500 मेगावाट थी, लेकिन आज की स्थिति में 7000 मेगावाट तक बढ़ी है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। और आपने टारगेट लिया है कि 2030 तक अपनी जितनी बिजली चाहिएगी उतनी बिजली का आधा हिस्सा अपनी सूर्यनारायण देवता से प्राप्त करेंगे। नीमच सोलर पावर प्लांट के माध्यम से 1320 करोड़ की लागत से 330 मेगावाट क्षमता वाले प्लांट की सौगात दी गई है। इससे मध्य प्रदेश में कुल 880 मेगावाट बिजली की आपूर्ति सोलर प्लांट से होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर पावर प्लांट से रेलवे और प्रदेशवासियों को सबसे सस्ती और किफायती बिजली मिलेगी। सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं से जाएगी, आगर के अपने स्थान के इस पंप के बाद से जाएगी। ये सोलर के माध्यम से बिजली का जो उत्पादन हो रहा है, रेल चलाने के लिए भी बिजली यहीं से पहुंचाएंगे। ये हमारा अपना योगदान है। सौर ऊर्जा का महत्व बताते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को फ्री सोलर पंप वितरण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नदी जोड़ो परियोजना से डबल इंजन की सरकार 48 लाख हेक्टेयर सिंचाई के रकबे को 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएगी और फ्री सोलर पंप से किसान सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर होकर अपनी ऊर्जा का सृजन स्वयं करेंगे। किसान के लिए सरकार के माध्यम से आज हमारी बिजली को लेकर के आने वाले समय में हमने संकल्प किया है कि धीरे धीरे करके अभी किसान को हमारे सोलर पंप अपनी तरफ से दे करके आपके अपने कुएं पे खुद की बिजली खुद उगाओ और अपने खेत पे खेती करो। काय का बिजली का बिल दो, काय का झंझट। लेकिन अभी 1 लाख पंप हम देने वाले हैं। 1 लाख पंप उनको जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं। अभी 48 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश की भूमि पर सिंचाई हो रही है। हमने तय किया है 1 करोड़ खेती, 1 करोड़ हेक्टेयर, डबल का आंकड़ा। कोई सोच सकता है ऐसा? अरे किसान परिवार के लिए केवल खेत पे पानी दे दो, बिजली दे दो, उसके बाद तो किसान अपने आप को भगवान की तरह मेहनत करके लोगों को धनवान बनाता है। गरीब आदमी हो, मेहनत कश हो, सबको काम अगर मिलता है तो खेती किसानी से मिलता है।
कृषि आधारित उद्यम को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने फसल बोनस की तर्ज पर दुग्ध उत्पादन पर भी बोनस देने का ऐलान किया है। साथ ही युवाओं के लिए क्षेत्र में निवेश आकर्षित कर रोजगार के नए अवसर प्रदान करने और पलायन रोकने का रोड मैप भी बताया है। बहुत जल्दी आगर जिले में भी बड़े बड़े उद्योग आने वाले हैं। उसके माध्यम से एक नई करवट लेगा समय। आने वाले समय में हमारे इस पूरे क्षेत्र के अंदर लगातार इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए बड़े उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सब प्रकार के कामों को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार आगे लग रही है। जैसे गेहूं पे, धान पे अपना बोनस देते। दिल्ली की संसद में धक्का मुक्की कांड का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। यह मुद्दा विधानसभा में भी जमकर गूंजा। शून्यकाल के दौरान बीजेपी के विधायक और कांग्रेस के विधायक एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। बीजेपी ने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया तो उधर कांग्रेस भी बचाव में नजर आई है। इसी को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने सदन में नीले गमछे लहराए हैं। दिल्ली में जो धक्का मुक्की हुई उस पर अब सियासी हंगामा राजधानी भोपाल में भी दिखाई दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा की शीतकालीन सत्र में शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायक सीतासरन शर्मा ने राहुल गांधी पर संसद में धक्का मुक्की का आरोप लगाया। वहीं सदन के बाहर भी बीजेपी इसी मुद्दे पर कांग्रेस पर हावी रही। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के हंगामे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस्तीफे की मांग कर दी। वयोवृद्ध सांसदों को धक्का देकर जो कांग्रेसी सांसदों ने गिराया, उनको घायल किया। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में लोकसभा के पटल पर पहली बार सांसदों का खून वहां पर गिरा है। इस खून के अपराधी अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। मंत्री पद से इस्तीफा लिया था। संविधान का अपमान तो उस दिन हुआ था जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर को लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने हराया था। संविधान का अपमान तो उस दिन हुआ था जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। आज अमित शाह जी ने ये कहा है कि अगर अम्बेडकर जी की बात मानते हो तो अम्बेडकर जी का सच्चा आरक्षण किसी ने दिया है। अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। बल्कि बंटी बबली को व्यवहार के कारण, राहुल प्रियंका के गलत व्यवहार के कारण इनको लोकसभा से इस्तीफा देना चाहिए। वहीं मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को हताश और निराश बताया। जब कांग्रेस के लोग जब कहते हैं कि हम संविधान बचाने की वो बात करते हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, राहुल गांधी ने जिस प्रकार का कृत्य किया है वो अचंभ है। और राहुल गांधी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में हताश और निराश हो गई है, इसलिए इस प्रकार के कृत्य करने में लगी हुई है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो कांग्रेस की स्थिति बनी है। राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन में आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उसका मामला यहाँ कैसे उठाया जा रहा है। राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने अंबेडकर जी का जो अपमान किया उस पर सरकार मौन है। इसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने सदन में नीले गमछे लहराए। विपक्ष की तरफ से तो बात इसके पहले भी अलग आती रही है। मैं तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे संविधान को खत्म करने में जो लगी है, 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री जी ने जो बाबा साहेब के बारे में जो टिप्पणी की है वो भी संविधान का अपमान था, बाबा साहेब का अपमान था। और उसी का एक उदाहरण आज इन्होंने जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए जो बिना राष्ट्रगान के स्थगित कर दी है, तो ये भी संविधान को खत्म करने का दूसरा एक उदाहरण है। वहीं हंगामे के चलते इस बार कार्यवाही में सत्र के समापन में राष्ट्रगान नहीं हो पाया। दोनों ओर से शोर शराबे और हंगामे के चलते स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा, सत्र की समाप्ति के पहले राष्ट्रगान नहीं हुआ, ये सदन का अपमान है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के स्थगित कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर सियासी पारा हाई हो गया। सरकार अपनों के ही सवालों से घिरती हुई नजर आई। बीजेपी के विधायकों ने खुद ही सरकार पर सवाल उठाए। उधर कांग्रेस ने कानून व्यवस्था, अवैध खनन, परिवहन का मुद्दा, इसके अलावा धान खरीदी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। प्रदूषण पर जमकर सियासत हुई है। इसके साथ ही कई मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं। खास रिपोर्ट आप ये देखिए, समझिए कि कैसे शीतकालीन सत्र पर छत्तीसगढ़ में सियासत हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र उम्मीद से ज्यादा हंगामेदार रहा। इस सत्र में 4 बैठकें हुई, जिसके बाद शुक्रवार को विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कई मुद्दे जनहित में लाए गए। कई मुद्दों पर जमकर हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने कई मुद्दों पर हंगामा किया। संशोधन विधेयकों को भी पारित किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 4 दिन का छोटा शीतकालीन सत्र रहा हंगामेदार। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 805 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पारित। नगरीय निकाय चुनाव के लिए संशोधन विधेयक पारित। नगरीय निकाय में प्रशासक की हो सकेगी नियुक्ति। महापौर और अध्यक्ष के चुनाव होंगे एक साथ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 50% अधिकतम की सीमा में होगा ओबीसी आरक्षण। दंतेवाड़ा में डीएमएफ फंड से बनी सड़क समेत अन्य कार्यों की जांच के आदेश। सीजीएमएससी रीजेंट खरीदी की ईओडब्ल्यू से जांच का ऐलान। विधायकों के वेतन भत्ता और पेंशन वृद्धि को मिली मंजूरी। धान खरीदी, प्रदूषण, अवैध रेत खनन, अवैध परिवहन, कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। प्रश्नकाल में अपनों से ही घिरे माननीय। विपक्ष की भूमिका में नजर आए सत्ता पक्ष के सीनियर विधायक। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र भले स्थगित हो गया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत में भिड़ंत अभी भी चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक अभी भी जारी है। हम लोगों ने आज स्थगन दिया था कि यहाँ जो प्रदेश में जितनी ज्यादा से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सुखी सिर्फ वही लोग हैं जो चाकूबाज हैं, जो दारूखोर हैं, जो हत्याएं कर रहे हैं, और हमारे जो दुश्मन लोग हैं जिनको परेशान होना चाहिए वो बहुत खुश हैं। शीतकालीन सत्र में जितने भी हमारे विषय आए, विधि विधायी कार्य आए, उनका हमारे सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पे सभी हमारे मंत्रियों ने, सभी विधायकों ने, विपक्ष ने, सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगातार विपक्ष हावी रहा है। हम लोगों ने लोगों के मुद्दों को उठाया है, जैसे धान खरीदी का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के साथ ठगी का मुद्दा हो। लगातार हर दिन सत्र छोटा था लेकिन बड़े मुद्दे उठाए गए। 1 साल के अंदर जितनी घटनाएं, उनका रिकॉर्ड तोड़ घटनाएं उनके कार्यकाल में हो चुकी। ऐसा कौन सा स्कैंड उनके कार्यकाल में नहीं हुआ? सैंड माफिया, दारू माफिया, सट्टा माफिया, उंगली उठाने के पहले 3 उंगली अपनी तरफ भी आ रही है, उस पर जरूर विचार करें। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस विधानसभा शीतकालीन सत्र में जमकर मुद्दे उठाते दिखे। 4 दिनों तक चले इस सत्र में हंगामे के साथ साथ जनहित में पास हुए विधेयक भी हैं, लेकिन विपक्ष तैयारी में भी दमदार दिखा। किसान से लेकर नक्सल समस्या तक हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश हुई। बहरहाल अब सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है, तो अब विपक्ष सदन में नहीं बल्कि सड़क पर सरकार पर निशाना साधते दिखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। अब इसी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कालाबाजारी पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के शासन में किसान परेशान हो रहे हैं। खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही है, लेकिन सरकार किसानों की कोई सुध नहीं ले रही है। उधर सरकार का कहना है कि पर्याप्त खाद की उपलब्धता है। इसी पर यह खास रिपोर्ट देखिए। खाद पर सियासी आघात, खाद पर खटास, खाद पर सियासी गदर, खाद की किल्लत, सियासी चकल्लस, कालाबाजारी पर सियासत का बाजार, किसानों की कतार बोरी पर रार। मध्य प्रदेश में इन दिनों किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। अब खाद की परेशानी किसानों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी खाद की किल्लत को लेकर जमकर हंगामा हुआ।
विपक्ष ने किसानों को खाद नहीं मिलने का आरोप लगाया। वहीं विपक्ष ने प्रदेश में खाद की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस बार किसान खाद के लिए परेशान नजर आए। ऐसे में खाद को लेकर विधानसभा में भी जमकर मुद्दा उठाया गया। विपक्ष ने कहा कि खाद की कालाबाजारी हो रही है, किसान परेशान है। कांग्रेस के विधायक सदन में खाद के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर नजर आए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सिंघार ने कहा कि खाद नहीं मिलने की वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। सरकार कहती है कि खाद में 25 दिन की देरी हुई है, लेकिन किसान फसलों की बोवनी के लिए खाद का इंतजार कर रहे हैं। आखिर कितने दिनों तक किसानों को खाद का इंतजार करना पड़ेगा? खाद की एक एक बोरी के लिए किसान परेशान हैं, कालाबाजारी हो रही है। जब आप मोरक्को, ब्राजील और चाइना से आप जब इंपोर्ट कर सकते हो खाद, तो आज यूक्रेन का बहाना करके, लोन का बहाना करके, पैसा नहीं होने के कारण ऐसी बातें करके सरकार किसानों को खाद नहीं देना चाहती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साथियों कि ये सरकार पैसा खर्च कर रही है, लेकिन अपनी ब्रांडिंग पे कर रही है। किसानों की खाद के लिए खर्चा नहीं करना चाह रही। 4 साल से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन दूसरे देशों से आप जब बुलवाते थे, पहले आता था, तो आपने उन देशों से क्यों नहीं बुलवाया? तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किसान खाद के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं, खाद की कमी आखिर क्यों देखी जा रही है। प्रदेश में खाद के लिए किसान परेशान, खरीदी केंद्रों पर खाद की भारी कमी, किसानों को नहीं मिल रहा है खाद, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से खाद सप्लाई प्रभावित, मध्य प्रदेश में खाद आने में 25 दिन की देरी, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते समुद्र का रास्ता बदलना पड़ा, प्रदेश में खाद करीब 25 दिन की देरी से पहुंचा। वहीं खाद पर सियासी आघात के बीच मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया, कहा कि प्रदेश में लगभग 71 लाख टन खाद का स्टोरेज है, जिसमें से 60 लाख टन की बिक्री की जा चुकी है, जबकि 11 लाख टन खाद सोसाइटियों के पास स्टोर रखा हुआ है। किसानों को लगातार खाद पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के किसी भी हिस्से में खाद की कोई समस्या नहीं है। विपक्ष केवल माहौल बनाने का काम कर रहा है, जबकि इस साल सरकार पिछले साल से भी ज्यादा खाद बांट रही है। कांग्रेस के शासनकाल में खाद थानों में से बढ़ जाता था, लेकिन बीजेपी के शासन में खाद आसानी से बढ़ रहा है। बाला बच्चन जी ने शुरुआत की, कहा कि मेरे यहाँ बहुत दिक्कत है। मैंने आंकड़े बता दिए कि आज बाला बच्चन जी के जिले में और उनकी विधानसभा में लगभग 10,000 मैट्रिक टन का खाद है। चाहे उमंग सिंघार जी हो, चाहे सचिन यादव जी हो, जिन्होंने भी बोला, मैंने एक एक जिले के आंकड़े बताए। केवल गुमराह करके राजनीति नहीं की जा सकती। फिलहाल खाद की किल्लत सियासत को खटक रही है। खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान हैं। सरकार का दावा है कि खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन किसान खरीदी केंद्रों पर कतारबद्ध तरीके से खाद का इंतजार कर रहे हैं। उधर कांग्रेस खाद पर सियासी गदर काट रही है। अब देखना होगा कि सियासी शोर शराबे के बीच खाद की किल्लत और कालाबाजारी पर कब लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। राजधानी भोपाल में सर्विस मीट का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ कर दिया है। 3 दिवसीय आईएएस सर्विस मीट में अधिकारियों का जमावड़ा देखने को मिला है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की जमकर तारीफ भी की है। साथ ही अफसर प्रतियोगिता में शामिल होते हुए नजर भी आ रहे हैं। अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। भोपाल में आईएएस सर्विस मीट का आयोजन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव मीट में हुए शामिल। 3 दिवसीय आईएएस मीट का आयोजन, अधिकारियों ने बनाई अलग पहचान, कौशल का प्रदर्शन करेंगे अफसर। राजधानी भोपाल में आईएएस सर्विस मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। साथ ही प्रशासन अकादमी में 3 दिवसीय आईएएस सर्विस मीट का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत भी मुख्यमंत्री ने कर दी है। खास बात यह कि सर्विस मीट में प्रदेश के सभी कलेक्टर, सीईओ, जिला पंचायत, संभागायुक्त और राजधानी में पदस्थ आईएएस अफसर भी शामिल होंगे। 20 से 22 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में अलग अलग फन गेम्स का आयोजन होगा। कार्यक्रम के दौरान अपनी कला और कौशल का अफसर प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। क्रिकेट, बैडमिंटन समेत अन्य फन गेम्स का आयोजन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्म तो सब लोग करते हैं, भाग्य परमात्मा देता है। देश की इतनी विविधता और चुनौतियों के बीच हमारे देश की दुनिया में जो पहचान बनी है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आईएएस अधिकारियों की है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है।
दौर के नए मध्य प्रदेश के लिए लाभदायी रहेगा। आपके जीवन के अनुभव से भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आप सबसे भी सीखने के लिए अलग से समय लूंगा। कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा क्लब बने जिस क्लब के माध्यम से आपके आइडिया हमारे तक आ जाए, आपके विचारों के माध्यम से आपके व्यक्तिगत जीवन में भी कोई कष्ट आए तो सरकार आपके साथ खड़ी है। सर्विस मीट में प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतियोगिता में अफसरों का अंदाज, अलग अलग फन गेम्स की तैयारी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस दौड़, कैरम, पूल, बिलियर्ड, फुटबॉल, कुकिंग कंपटीशन, क्रिकेट, फन गेम्स, पेंटिंग का आयोजन, ब्रिज और अंताक्षरी का आयोजन। आईएएस सर्विस मीट अफसरों को बेहद पसंद है क्योंकि इस दौरान वे फाइलों के बोझ से दूर होकर अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। जूनियर और सीनियर अधिकारियों के बीच खुला संवाद होता है जिससे जूनियर अफसरों को सीनियर्स को समझने और सीखने का अवसर मिलता है। कई फन गेम्स में जूनियर और सीनियर अधिकारी साथ में हिस्सा लेते हैं, आपसी तालमेल बढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। सियासत की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।